तो अगर आप रीट की तैयारी करते हो तो आपको 4-5 चीज़ें ध्यान में होना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले है कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या हो सकता है, कैसे आपको उसको पढ़ना है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ के चलना है, क्या छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विश्वास है कि नहीं जो आपके पास में जो मटेरियल है। तो आज हम उन चीज़ों पे पूरा डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और रीट एक पात्रता परीक्षा होती है और इस पात्रता परीक्षा को पहले जिन स्टूडेंटों ने दिया है उनकी पात्रता क्लियर है। और पहले के जो पैटर्न के हिसाब से कि ये होता था कि अगर रीट किसी ने एक बार दे दिया और वो अगर उसमें पात्र हो गया तो कहने का मतलब ये है कि उसकी पात्रता आजीवन है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मुझे दोबारा इस एग्ज़ाम को देना है तो दे सकता है, कोई मना नहीं है उसके लिए। बाकी उसकी पात्रता परीक्षा क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं और जिन्होंने बीएड क्लियर किया है अभी या बीएसटीसी क्लियर किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन सी किताब पढ़नी होती है, क्योंकि उनको सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। अब नए नए हैं स्टूडेंट, तो उनको ये चीज़ों के बारे में डाउट होना उनका लाजमी है थोड़ा सा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप रीट की तैयारी करते हो तो आपको 4-5 चीज़ें ध्यान में होना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले है कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या हो सकता है, कैसे आपको उसको पढ़ना है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ के चलना है, क्या छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विश्वास है कि नहीं जो आपके पास में जो मटेरियल है। तो आज हम उन चीज़ों पे पूरा डिस्कस करेंगे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूँगा मैं। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो लाइक करना। तो सबसे पहले हम रीट लेवल 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेवल 1 का सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, लेवल 1 के अगर विस्तृत सिलेबस की बात करें तो विस्तृत सिलेबस जो पिछला सिलेबस है 2022 वाला, उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप एक एक टॉपिक वाइज चीज़ों को देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो बता दूं आपको कि लेवल 1 का सिलेबस क्या हो सकता है। देखिए, लेवल 1 के सिलेबस में हम बात करें तो साइकोलॉजी आती है एक तो। ठीक है, लेवल 1 के लिए पहले तो साइकोलॉजी आती है और वो साइकोलॉजी होती है हमारी 30 नंबर की। ठीक है, फिर हमें लैंग्वेज मिलती है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती हैं, एक लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में आप कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मान चलो फर्स्ट में ले लिया आपने हिंदी, सेकंड में ले लिया आपने इंग्लिश, या फर्स्ट में हिंदी ले लिया, सेकंड में आपने संस्कृत ले लिया। कहने का मतलब 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है और दोनों लैंग्वेज कितनी होती है, 30-30 नंबर की, यानी कि आपको 60 नंबर की लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपको जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ पढ़नी होती है और मैथ भी कितने नंबर की आएगी आपको, 30 नंबर की। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे जो आती है आपकी सब्जेक्ट, वो होती है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण भी आपको 30 नंबर की देखने को मिलेगी लेवल 1 के जो रीट की एग्ज़ाम लगती है उसमें। कहने का मतलब ये हो गया कि इन टोटल मिला के आपको 150 नंबर का पूर्णांक देखने को मिल जाएगा रीट में लेवल 1 वालों के लिए। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न आपको अटैच करने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई अगर नहीं भी आ रहा है तो तुक्का दीजिए उसमें। ये तो हुई लेवल 1 की बात। अब इसमें थोड़े से मुझे जो कमेंट आ रहे थे वो ये थे, एक था कि लेवल 1 में टीचिंग मेथड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि लेवल 1 में भी टीचिंग मेथड होते हैं। किस में होते हैं, देखिए मैथ जो होती है इसमें आपको टीचिंग मेथड पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड। अब जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं। कि जब आप रीट के एग्ज़ाम फाइट करके जब स्कूल में किसी में जॉइनिंग लोगे तो वहाँ पे बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, तो उस बच्चे को पढ़ाने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए, जिनको हम टीचिंग मेथड बोलते हैं।
तो उन टीचिंग मेथड्स को आपको पढ़ना है। और वो आपको ये 30 नंबर होते हैं ना, ये इसमें मैथ में, अभी मैथ में मान चलो टीचिंग मेथड आएंगे आपके, तो 20 नंबर की आपकी मैथ हो गई और 10 नंबर के आपके टीचिंग मेथड हो गए। इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको टीचिंग मेथड भी पढ़ने होते हैं। और टीचिंग मेथड के लिए आप किसी जो बढ़िया वाले टीचिंग मेथड पढ़ाता है उस टीचर से पढ़ सकते हो या पुराने नोट्सों से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये केवल पात्रता परीक्षा है, तो आप पात्रता परीक्षा में ओनली इतना ही स्कोर करो जितनी ज़रूरत होती है। ज़रूरत कितनी होती है? ओनली 60% मार्क्स आपके लाने होते हैं, यानी 90 नंबर। 90 नंबर आपके आ गए तो यानी कि आपकी पात्रता क्लियर है। तो आप इतना पढ़ लीजिए कि आपके 90 नंबर आ जाए। अब आपको पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है? देखिए, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको साइकोलॉजी पे, मैथ पे और इन्वायरमेंट पे। अब ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि जो आपकी लैंग्वेज है ना, वो केवल इस पात्रता परीक्षा तक ही सीमित है। बाद में जब आपकी जो मेन एग्ज़ाम लगेगी 3rd ग्रेड वाली, उसमें लैंग्वेज नहीं आएगी, उसमें आपको ओनली साइकोलॉजी मिलेगी देखने को, मैथ मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगी, बाकी और आपको जीके वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ से आपको ये 3 चीज़ें आपकी मेन एग्ज़ाम में जाने वाली हैं, तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब इन पर आप चाहे कोचिंग लगाइए चाहे केवल सेल्फ स्टडी कीजिए। कहने का मतलब आप प्री कम मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्री पे केवल इतना ही ध्यान दो कि आपकी पात्रता क्लियर हो जाए, बाकी मेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। किसी पे मैथ नहीं आ रही तो मैथ के लिए आप, वैसे इसमें मैथ ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती, ओनली 10th क्लास तक की आती है। 10th क्लास तक की यही छोटे मोटे जो क्षेत्रमिति होती है और जो अंकगणित होती है वही आपको देखने को मिलेगी इसमें, जिसको कोई भी लड़का सॉल्व कर सकता है आसानी से, अगर थोड़ा सा उसने मैथ पे थोड़ा सा पहले पढ़ा है मैथ अगर तो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी अगर आप इन्वायरमेंट वगैरह की बात करते हो तो इन्वायरमेंट में आप NCERT की बुक्स पढ़ सकते हो, 6वीं 7वीं 8वीं की, वहाँ से आपकी इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। साइकोलॉजी के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, कोई सी भी बुक ले सकते हो ओनली साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में है RK वैष्णव की जो पिछले पैटर्न वाली है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास में नई बुक होनी चाहिए। कहने का मतलब बुक होनी चाहिए, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो। नई बुक से कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे, पुरानी बुक से कुछ ऐसा नहीं है कि आप सवाल कम सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कमी बुक में नहीं होती है, कमी हम में होती है। लेकिन हमारी फितरत ये होती है कि हम कमियाँ बुक में निकालते हैं। अरे यार, इसमें तो ये चीज़ नहीं दे रखी, इसमें ये मिस्टेक है। कुछ नहीं है, अगर 2-4% मिस्टेक हो भी जाएंगी, और 2-4% मिस्टेक कोई ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखती है, वो 2-4% आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बाकी आप 90% तो कवर कीजिए। आप 2-4% को देख के पूरी बुक फेंक देते हो, यार हटा ये RK वैष्णव वाली सही नहीं है, बोले क्या आओ धीर सिंह दावी वाली, फिर कहेंगे वंदना जादौन वाली लेके आओ। तो ऐसे आप कोई सी भी बुक देख लेना, सब में 10% कमियाँ रहती हैं। तो उस 10% के पीछे आप अपना 90% मत छोड़ो। आप कोशिश ये करो कि आपके पास में एक सब्जेक्ट की ओनली एक बुक होनी चाहिए, जिसको आप कम से कम 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और NCERT की बुक आप केवल एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो, और चाहो तो मैथ में भी पढ़ सकते हो 9वीं 10वीं क्लास की। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग लगा सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स की मिल जाती हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी टीचर हैं उनकी। कुछ नहीं है, वहाँ पे जाकर आप थोड़ा सा सर्च करिए कि मुझे परसेंटेज पढ़ना है, तो आपको बेहतरीन तरीके से जो टीचर पढ़ाता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, कोई सी बुक से पढ़ सकते हो या टीचर की कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करूँ लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। लेवल 2 का सिलेबस क्या है? देखिए, इसको लेवल 2 का कुछ नहीं है, इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगी, एनवायरनमेंट की जगह क्या पढ़ना है हमको? साइंस। ठीक है, साइंस लेवल 2 के लिए आती है, ये हो गया। फिर वही चीज़ सेम होती है, साइकोलॉजी वही आपको 30 नंबर की पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज आपको वही 60 नंबर की है, मैथ वही आपको 30 नंबर की है, साइंस वही 30 नंबर की है। ठीक है, मैथ में साइंस में आपको टीचिंग मेथड आते हैं, टीचिंग मेथड आपको मैथ में साइंस में आते हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो लेवल 2 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो की वही चीज़ें हैं, केवल हमें साइंस एक्स्ट्रा पढ़नी है। और इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको? ठीक है, इसमें हमको साइकोलॉजी, मैथ और साइंस, इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 चीज़ें आगे चल के हमें 3rd ग्रेड में काम आने वाली हैं।
और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ और साइंस पे, क्योंकि ये हमारी सब्जेक्ट है और यही हमारे सिलेक्शन का आधार होती है। बाकी की जीके वगैरह जो होती हैं और जो साइकोलॉजी वगैरह होती हैं वो भी ध्यान देना है, लेकिन इतनी ज़्यादा मायने वो नहीं रखती हैं जितना इसका रोल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की आती है। बाकी चीज़ों को तो हम चलो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो होती है हमारी वो इतनी हार्ड लेवल की आती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि पूछ क्या रहा है। तो उस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो बुक्स वगैरह हैं, पहली बात तो बुक्स हमारे पास में सीमित होनी चाहिए जिनको हम पढ़ सकते हैं, 1 से 2 बार उनको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी बुक लेके आओ उस पर आपको भरोसा होना चाहिए पूरा, और भरोसा ये होना चाहिए कि अगर क्वेश्चंस आएगा तो केवल इस बुक में से आएगा, इसके अलावा किसी बुक में से नहीं आएगा। ये भरोसा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भरोसा जो होता है ये आपको आगे चल के मोटिवेट रखता है और आपको सिलेक्शन की दौड़ में शामिल करता है। बाकी कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि किताबें तो ले आते हैं लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि यार मेरी इस किताब से क्वेश्चंस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो उस हिसाब से फिर वो भटकता रहता है, फिर वो दूसरी बुक लाता है, फिर वो तीसरी बुक लाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको केवल बुक एक पढ़नी है तो उसी पे भरोसा रखो, और भरोसे को किस तरह से चेक कर सकते हो, किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि यार मेरी ये बुक सही है या गलत है, तो उसके लिए सिंपल सा आधार बता रहा हूँ मैं आपको। उस बुक का एक टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़िए आप, और जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको, या आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड उनको सॉल्व कीजिए आप, और देखिए उसमें से अगर आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, 80% से ज़्यादा या 80% सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी वो बुक एकदम शानदार बुक है, और उस पर भरोसा बना के रखिए आप। उस भरोसे को मत तोड़िए, उसी बुक को आप कंटिन्यू पढ़िए, उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 से 4 बार उस बुक को पढ़िए आप, तब जाके आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप सिलेक्शन की दौड़ में बने रहोगे। ये आपका एक मूल मंत्र है कि आप किसी भी किताब को आप जज कर सकते हो कि आप मेरे लिए सही है या गलत है। बाकी छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं, एरर होते हैं, जैसे सन वगैरह की गलती हो गई या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, तो ये नॉर्मल सी बात है। इनको भी कंप्यूटर टाइपिस्ट टाइप करके बनाते हैं, तो वो भी इंसान ही हैं, उन पे से रह जाती हैं कोई गलतियाँ। वो एडिशन में धीरे धीरे सुधारते रहते हैं। ये जो एडिशन आते हैं नहीं, पहला एडिशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से एडिशन आती है, इसीलिए आते हैं कि कोई गलती है तो उसको सुधारते हैं वो लोग। बाकी इन गलतियों पर ध्यान मत दीजिए। जो 10% गलतियाँ होती हैं ना, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उस 90% को तो पढ़िए, और आपके लिए सिलेक्शन के लिए 90% काफ़ी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चंस हल करते हो तो आपकी तो मेरिट आनी चाहिए भाई, आपके सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन। लेकिन फिर भी आप क्या है, उस 10% के लिए आपका मूड ख़राब कर लेते हो, आगे कुछ नहीं पढ़ पाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले 3-4 चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये एक तो सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक एक टॉपिक को क्लियर करके वहाँ से पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में कौन कौन सी किताब होनी चाहिए। तो आपके पास में हर सब्जेक्ट की एक किताब होनी चाहिए, और आपको और किताबों के बारे में पूरी लिस्ट जाननी है तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, वहाँ से आप जान सकते हो क्या क्या किताबें मुझे पढ़नी है, ठीक है। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी आपके पास में हर एक किताब, सब्जेक्ट की एक किताब होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी किताबों के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसी को पढ़ना है। ये बात करी है मैंने सेल्फ स्टडी के बारे में। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो किताबों से किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, तो इस तरह से आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। फिर जैसे ही भूलते हैं आप, तो केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उन्हीं से आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आपका। बाकी जो लोग कोचिंग करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो नोट्स बनाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं, और उन नोट्सों को बार बार पढ़ें, और नोट्स के अलावा कुछ भी ना पढ़ें, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लें और उनको सॉल्व करते जाएं, उनसे उनका उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक की बात है क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपके डाउट बनते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।